बजट के हवाले से आप लोगों ने कहा था कि बड़ी पैमाने पर इस्लाहात होंगी, तो टैक्स मेजर्स तो हमें कुछ नजर आ रहे हैं, एग्जेम्पशंस खत्म की गई हैं, रिटेल सेक्टर के हवाले से टैक्स में इजाफा किया गया है, रियल स्टेट को भी जो उनके टैक्सेशन है उसमें इजाफा किया गया है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जितने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जा सकते थे या जो कि क्लेम कर रही थी हुकूमत, वो इस बजट में नहीं लिए गए। मैं शहजाद सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा, देखें जो कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आ रहा है ये किसी एक मेरे ख्याल से फैसले का नतीजा नहीं है। जो मार्केट जिस तरह से इस सारी की सारी चीज को रीड कर रही है वो ये है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इन्होंने वो जिम्मेदार रास्ता इख्तियार करना है जिससे पाकिस्तान की जो ये स्टेबिलिटी है उनको हमने एंकर करना है। तो अगर ये मार्केट चीज एक्सेप्ट कर रही है तो खुद ब खुद ही आपको उसकी झलक इन टर्म्स ऑफ कराची स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस में, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटलुक, इन टर्म्स ऑफ करेंसी स्टेबिलिटी और बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें खुद ब खुद ही नजर आ जाएगी। तो जो बजट की और आपने उसमें इस्लाहात की बात की, मैं सिर्फ गुजारिश ये कहूंगा कि इस बजट के अंदर क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस थी एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी ये थी कि आपने अपनी ये जो इस्तेहकाम है उसको एंकर एंड परमानेंस देनी है, तो दैट वाज द डोमिनेटिंग थीम। बट नाउ वंस the framework is locked, nothing stops you from pushing down on the इस्लाहात वाला जो रास्ता है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा आप जिस चीज के ऊपर नोटिस करें वो ये है कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर मेरे ख्याल से दर्जन से ज्यादा दफा उन्होंने होम ग्रोन इस्लाती पैकेज की बात की और उन्होंने वहां पे पेंशन की जो लाइबिलिटी जो कई हजारों अरब के अंदर जा रही है उसको टैकल करने की बात की है। उन्होंने एक्सपोर्टर्स की कंपेटिटिवनेस को रीइंस्टेट करने की, रिवाइव करने की बात की है। उन्होंने होली काउस को कहा है कि जी हमारे लिए कोई होली काउ एग्जिस्ट नहीं करती, एवरीवन हैज टू पे देयर ड्यू शेयर इन द टैक्सेशन, क्या कहते हैं, जो आपका वॉलेट है। एंड इसके साथ साथ आपने जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर लोग हैं उनको पीनलाइज भी करने की कोशिश की है और डिजिटाइजेशन के थ्रू अपनी इन्फोर्समेंट को भी रीइंफोर्स करने की कोशिश की है ताकि हम ये कैरेट एंड स्टिक के साथ सबको अपनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर ला सकें। बारी बारी बात कर लेते हैं। जो स्टॉक मार्केट में गेन्स हमने देखे उसका तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन इसलिए भी था क्योंकि ये खबरें थी जिसको आप पहले ही कह रहे थे कि बेबुनियाद है कि कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया जाएगा, वो नहीं हुआ तो स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। दूसरा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ये उस दिन बात कही है शाहजेब साहब के प्रोग्राम पे भी कि ये जो बजट है ये इन लाइन विद आईएमएफ डिस्कशंस है, तो यानी कि हमें इससे बड़ी आसानी होगी आईएमएफ प्रोग्राम में जाने में, तो उसका भी एक पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट पे देखा गया है ना। जी मैंने तो आपसे इत्तेफाक किया ना। अब जो कैपिटल मार्केट की रिस्पांस की आप बात कर रहे हैं, देखें टैक्स रेट बिल्कुल बढ़ा है पर कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर फाइलर्स जो है उसकी सिर्फ टाइम की जो डायमेंशन थी उसको आपने विड्रॉ कर लिया है। सो अब जो फाइलर्स हैं क्योंकि वो अपनी आमदनी जो उन्होंने इन्वेस्ट की है वो उसके ऊपर ऑलरेडी इनकम टैक्स एंड बाकी की लेवीज दे चुके होते हैं, तो आपने वहां पे सिर्फ उनके गेन के ऊपर 15% की टैक्सेशन की है। जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए आपने प्रोग्रेसिव आपने कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया है और मार्केट ने उससे ये सिग्नल लिया है कि आप किसी भी तरह ये जो नॉन फाइलर और ये जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं नाउ यू विल कम आफ्टर देम। तो और जो दूसरी आपने बात की कि आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रहे और उनकी शराकतदारी के साथ ये मामला हुआ है, तो मैंने तो आपसे पहले ही कंसीड कर लिया कि अगर आपने स्टेबिलिटी को एंकर करना है, आपने इसको परमानेंस देनी है, तो आईएमएफ वेदर वी लाइक इट और नॉट वी हैव टू मूव इन पार्टनरशिप विद देम। तो ये मार्केट ने क्योंकि देखा आप वो रास्ता तय कर रहे हैं, आप अनप्रोडक्टिव यूजेस से स्पेकुलेटिव यूजेस में जो पैसा रियल एस्टेट में उससे निकाल के उसको फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यूएशन टेबल्स को रिवाइज कर रहे हैं, नॉन फाइलर्स को पीनलाइज कर रहे हैं, तो मार्केट इज रिवॉर्डिंग यू विद शोइंग यू दैट कॉन्फिडेंस। सबसे अहम सवाल होता है कि इस बजट के बाद क्या दोबारा महंगाई में इजाफा जो होगा वो किस हद तक होगा और कितने अरसे के लिए होगा, क्योंकि मिसाल के तौर पे एग्जेम्पशंस आप खत्म कर रहे हैं, जहां सेल्स टैक्स खत्म किया आपने उसके असरात आएंगे, पेट्रोलियम लेवी क्योंकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जो है तकरीबन 4,845 अरब रखा गया, इसलिए लेवी में जो है 20 रुपए का मजीद इजाफा होगा, तो ये कितना इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे कि हमें कॉमन मैन को रिलीफ देना है, लेकिन 20 रुपए अगर लेवी बढ़ेगी तो उसका इंपैक्ट तो हर किसी पर आएगा। सर गुजारिश इस तरह से है कि मैं आज भी उस स्टेटमेंट को ऑन करता हूं कि हमने गरीब आदमी को प्रोटेक्शन देने की भरपूर कोशिश की है। गुजारिश इस तरह से है कि आप देखें बीएसपी बीआईएसपी की एलोकेशन कितनी बड़ी है, आप देखें कि सैलरी के ब्रैकेट्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा
रद्दोबदल नहीं की गई, मैक्सिमम में मिनिमम रेट्स के अंदर चंद हजारों का फर्क पड़ रहा है। उसके बाद जो आपने जो बाकी की बातें की कि जी पीडीएल को बढ़ा के और आपने इनडायरेक्ट मेजर्स के ऊपर रिलायंस किया, तो जो गैप अराइज हुआ है उसको किसी तरह मैथमेटिक्स भी तो आपने वर्क करनी थी ना। तो उसके अंदर जो एग्जाम्पशंस हैं, क्योंकि जो आसान एग्जाम्पशंस थी वो आप पहले विड्रॉ कर चुके हैं, और आपने वो मैथ्स का नंबर भी वर्कआउट करना है जिसके अंदर आप टारगेट को अचीव कर सकें। तो यकीनन मुश्किल फैसले कुछ किए गए हैं जिसके अंदर आपने सेल्स टैक्स एग्जाम्पशंस को वापस लिया, पर एट द सेम टाइम डू अप्रिशिएट आपकी जो एपीआईज हैं हेल्थ सेक्टर के, उसको नहीं छेड़ा गया। रिन्यूएबल्स के अंदर जो आपका गवर्नमेंट का फोकस है उसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है, एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी हद तक प्रोटेक्शन दी गई है। इस पे मजीद क्लैरिटी दीजिएगा। पीडीएल का जो आप बात कर रहे हैं, देखें अभी 16 तारीख को आपको नजर आ जाएगा कि हुकूमत कितने अग्रेसिवली इस मेजर के ऊपर मूव करना चाहती है या नहीं करना चाहती, या इसको एक बैकस्टॉप अरेंजमेंट के तौर पे रखना चाहती है। मेरे ख्याल से देखें, जो चीज हम रिस्क नहीं कर सकते वो ये है कि खुदा ना खास्ता आईएमएफ के फ्रेमवर्क से या आईएमएफ के साथ हम रिलेशनशिप को स्ट्रेस करें। तो उस चीज के लिए कुछ सेफगार्ड्स बिल्ड किए गए हैं, हम उसको केयरफुली कैलिब्रेट करके तरीके के साथ अगर जरूरत होगी तो बढ़ाएंगे। अगर जो हमारे जो फिजिकल जो हमने जो इंटरवेंशंस की हैं अगर वो डिलीवर करती हैं, कोर्ट्स के अंदर अगर कोई लिटिगेशन नहीं होती, अगर हम उसके ऊपर प्रोग्रेस करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर अंदाज में कोशिश होगी कि रिलायंस आपकी डायरेक्ट मेजर्स के ऊपर है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, खासतौर पे मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, ये लेवी की हद तक है या जो एग्जेम्पशंस खत्म की गई हैं उसमें फिर डीजल पर, पेट्रोल पर जीएसटी भी लगाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उस पर एग्जेम्पशन मिली हुई है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। और आपको 16 तारीख को मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब खुद ही आपको उसके ऊपर बताएंगे उन्होंने क्या डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बात करें। पहले जब पिछली हुकूमतों के अंदर 60% पीडीएल भी होता था और सेल्स टैक्स भी होता, तो इस वक्त कोई सेल्स टैक्स लगाने की मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी प्रपोजल बजट के अंदर दी गई हुई है। यू कैन ऑल्सो कंफर्म इट। सब जिससे आपने जो स्लैब्स की बात की, सैलरीड पर्सन के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि उनका टैक्स एट सोर्स कट जाता है तो बड़ी आसानी से हुकूमत हमेशा उन पर बर्डन पास कर देती है। आपने हमारे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते कहा था कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अभी भी अगर देखने को जो एग्जेम्पशन है 6 लाख तक है वो बरकरार रखी है, मैक्सिमम ब्रैकेट 35% है, लेकिन जो स्लैब्स को चेंज किया है उसके बाद तकरीबन 25% इजाफी टैक्स अब सैलरी क्लास से लिया जाएगा। पहले 300 अरब के आसपास था, अब 75 अरब और आप सैलरी क्लास से लेंगे। तो ये मुंसाफाना टैक्स निजाम कैसे हुआ जब आप कह रहे थे कि ऑलरेडी टैक्स पेयर पे मजीद बोझ नहीं आएगा? 75 अरब रुपए का तकरीबन मजीद बोझ आ रहा है इस पे। आई टोटली एक्सेप्ट योर कंसर्न। हमने भरपूर अंदाज में कोशिश की है, पर मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि देखें, दो तरह के मसाइल का हमें सामना था। एक तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो महंगाई से पिछले 2 सालों में उनकी चीखें निकल गई थी, तो उसकी वजह से अगर आपकी लाख रुपए महीने की तनख्वाह है और आप पहले कुछ टैक्स की अमाउंट दे रहे थे, तो अगर आप उस पर इंक्रीमेंटल उसका इंपैक्ट देखें शहजाद साहब, तो इट इज 1000-1500 रुपए। सो इट इज नॉट समथिंग दैट विल क्या कहते हैं क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैट इंडिविजुअल। एंड एट द सेम टाइम जो हायर स्लैब के ऊपर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यू वर ब्लीडिंग टैलेंट, पीपल वर लीविंग द कंट्री, एंड आपका सारे का सारा वो जो इमिग्रेशन के नंबर्स थे उनके अंदर नजर आ रहा था कि 8 लाख 10 लाख बंदा साल का इमिग्रेट कर रहा है। तो टैलेंट को रिटेन करने के लिए मैक्सिमम स्लैब को भी दुनिया के अंदर जो आज भी हमारी ज्यादा समझी जाती है 35% के ऊपर मेंटेन किया गया है। उसके बाद जो उसकी स्लाइसिंग थी उसके अंदर स्लैब्स को जरूर आगे पीछे किया, जिसके अंदर कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी, मैं उसके लिए माजरत भी करता हूं। और वज़ीर आज़म साहब की भरपूर हमें ये हिदायत थी कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन देनी थी, बट प्लीज अंडरस्टैंड वी हैव टू रिमेन विद इन द आईएमएफ फ्रेमवर्क। मैं जिस जिम्मेदार आईएमएफ का कंसर्न अपनी जगह पे जरूर है, लेकिन आईएमएफ भी आपको ये कहता है कि आपने टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है और आपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। 35% की जो आप बात कर रहे हैं, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है, उसका आगाज तो अब हो जाएगा उस शख्स पे भी जो कि 3,30,000 रुपए माहाना कमा रहा है। पहले ये इससे ज्यादा था। दूसरी बात यह है अली साहब के इस वक्त जो सैलरी क्लास है वो वैसे ही 20%, 25%, 30% महंगाई हर साल जो पिछले 2-3 साल से है उसका सामना कर रहा है। अब यहाँ पे उनका टैक्स तो बढ़ गया जो कि वेरी करेगा डिफरेंट स्लैब्स में। शायद आप कह रहे हैं 1200 है, कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी है, लेकिन एक तरफ सरकारी मुलाजमीन है जिसकी तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया। बज़ाहिर लगता है कि एक सियासी फैसला है। तो क्या आईएमएफ ये कहता है कि सैलरी क्लास में मजीद बोझ डालो, लेकिन जो सरकारी अफसरान है अपना फिस्कल खसारा को ना मद्देनजर रखो और बढ़ा दो उनकी तनख्वाह जितनी बढ़ानी है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये खसारे को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरी सरप्लस का जो सैक्रोसैंक्ट नंबर है
उसको बढ़ाया गया है 1%, जो मेरे ख्याल से नॉन नेगोशिएबल है विद इन द IMF फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड जो भी तनख्वाह की इंक्रीज हुई है उसको आपने उसके अंदर बजट प्रॉपरली किया गया, क्योंकि ये इन लोगों के ऊपर भी महंगाई का बिल्कुल बोझ गिरा था पिछले 2 सालों में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए जो मिनिमम वेज है उसको 15% से बढ़ा के हमने कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये क्यों दे सकें कि आप भी अपनी सैलरीज जो हैं उनको बढ़ाएं। और हमने ये शिफ्ट भी किया कि कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी टैक्सेस की तरफ शिफ्ट किया जाए, ताकि अगर आप अपने वर्कर्स को लुक आफ्टर करते हैं, हायर खर्चा उनके लिए करते हैं, तो आपको उसकी टैक्स की आपको अलाउंस मिल जाए। तो भरपूर कोशिश हुई है। डिस्पाइट दैट आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आई विश आई कुड हैव सेव्ड देम फ्रॉम फर्दर बर्डन। पर मैं जो एक गुजारिश कर रहा हूं शहजाद साहब, प्लीज अंडरस्टैंड, IMF कतन ये नहीं कहता कि सैलरी के ऊपर बोझ लगाओ, आपने ठीक कहा, पर वो साथ साथ ये भी कहता है कि हमें आपके ऊपर, जब आप कहते हैं कि हम वाइडनिंग की अपनी एक्सरसाइज को कंप्लायंस के जरिए एक्सपैंड करेंगे, तो वो कहता है कि 70 साल आपने नहीं की, तो इसलिए हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप करेंगे। इसलिए कंप्लायंस की बात हमारे से मत करें, आप हमसे बैठ के रेवेन्यू मेजर्स की बात करें कि आपने ये किस तरह अचीव करना है। तो एज वी गो अलोंग इन दिस ईयर एंड वी हैव मोर टू शो कि हमने डिजिटाइजेशन के जरिए, अपने कंप्लायंस के जरिए हमने अपने रेवेन्यूज को सब्सटेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंस वी विल बी एबल टू क्लॉ बैक सम रिलीफ फॉर द सैलरीड क्लासेस।